अब हम करने जा रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पे ED इज़ इक्वल टू AS है, फुल एम्प्लॉयमेंट में, मीन्स सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। तो अब इकॉनमी के अंदर होता क्या है, चाहे किसी भी रीज़न से, अब ये रीज़न में नहीं जाते हम, कि किसी भी रीज़न से डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई क्या रहती है, उतनी की उतनी ही रहती है फुल एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन कौन सी है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये सिचुएशन है हमारी भी इकॉनमी में। अब देखो, सारे लोग एम्प्लॉयड कर रखे थे, उस टाइम पे डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब जैसा कि जो प्रोड्यूसर है उसे पता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो चुकी है, अगर डिमांड कम हो चुकी, सबसे पहला काम वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन कम करे, क्योंकि सारा ये प्लान्ड है, उसने प्लानिंग करी, उसने देखा कि अब आने वाले टाइम में डिमांड कम होने वाली है, तो वो सोचा कि भाई अब प्रोडक्शन क्या कर लेंगे, हम कम कर लेंगे। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, राइट। तो हम एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई के। तो ये हमारी सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड की। ठीक है, तो अब इसमें हम ठीक करना नहीं सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे बस कि ये जो प्रॉब्लम है उसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ नीचे क्या आएगा, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे आएगा एग्रीगेट डिमांड। ये आपकी इनकम कब है, जिसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब फिर क्या बनाएंगे, उसके बाद हम एग्रीगेट डिमांड क्या बनाते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ये क्या, एग्रीगेट डिमांड। अब क्या है, किसी भी रीज़न से क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, अगर डिमांड कम हो गई तो नीचे की ओर शिफ्ट कर देंगे। डिमांड कम हो चुकी है तो इसे बोलेंगे AD1, डिमांड कम यहाँ शिफ्ट हो गया, ये आपका पॉइंट है E, ये आपका पॉइंट है F। ठीक है, तो अब क्या है, ये देखो, पहले इतना प्रोडक्शन हो रहा था, अब क्या होगा, देखो पहले डिमांड इतनी थी पर अब डिमांड कितनी हो गई, इतनी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड, या इसका एक नाम और क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। अब इसे डिफ्लेशनरी गैप क्यों बोलते हैं, ये डिस्कस करते हैं हम। देखो, जब इकॉनमी स्लो डाउन हो जाती है, मीन्स जब इकॉनमी मंद हो जाती है, मंदी आ जाती है इकॉनमी के अंदर, देखो जब डिमांड कम होती है तो इकॉनमी के अंदर मंदी आ जाती है। ठीक है, तो उसी मंदी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण डिफ्लेशनरी गैप आता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, रीज़न फॉर डेफिशिएंट डिमांड, कि आपकी जो डिमांड कम हो गई है इतनी ज़्यादा, उसका रीज़न है क्या। देखो, जो लोग डिमांड करते थे उनके ही कारण या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिमांड कौन कौन से लोग करते हैं, C प्लस में I प्लस में G प्लस में X माइनस M। मीन्स कंज्यूमर डिमांड करता है, हाउस होल्डर डिमांड करता है, प्राइवेट सेक्टर डिमांड करता है, गवर्नमेंट डिमांड करती है, और फॉरेन सेक्टर डिमांड करता है। मीन्स इन्हीं में से किसी ना किसी एक्टिविटी से क्या हुआ है, डिमांड कम हुई है और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को फेस करना पड़ा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो डिमांड कम हो चुकी है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कंजम्पशन कम कर दी होगी हाउस होल्डर्स ने, और सेविंग को बढ़ा दिया होगा, जिसके कारण के डिमांड कम हो गई है। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्यों कम हो गई है। देखो, इन्वेस्टमेंट कम हुई है, उसका रीज़न क्या होगा कि जो इंटरेस्ट का रेट है वो बढ़ेगी। अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा तो कोई लोन नहीं लेगा, और लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं चलेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी इससे। फॉल इन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम हुई होगी।
अब इन्वेस्टमेंट कम होने का रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया होगा, और दूसरा क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो कम हो गया होगा। कि रेट ऑफ रिटर्न देखो, इन्वेस्टमेंट अगर कम हुई तो उसके दो रीज़न होंगे। पहला क्या है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया होगा और रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया। दूसरा क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण डिमांड कम हो गई है। तो इसके भी क्या है, दो रीज़न है। गवर्नमेंट के पास दो ही चीज़ होती है, एक होता है टैक्सेस और एक है पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए होंगे, राइट, टैक्सेस बढ़ा दिए होंगे। टैक्सेस बढ़ाने से क्या होता है कि डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम खर्च करने के लिए है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर जो इनकम खर्च करने के लिए वो कम हो जाएगी तो लोग डिमांड करना कम कर देंगे, राइट। और दूसरा क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करती है। अगर वो खर्चा करेगी मीन्स वो डिमांड भी करेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर कम कर दी है तो मीन्स ने डिमांड भी कम कर दी है, जिसके कारण डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला क्या है, वो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मीन्स फॉरेन में हमारे गुड्स की डिमांड कम हो गई होगी, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट कम हो गया, फॉल इन एक्सपोर्ट और राइज इन इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये है इम्पोर्ट। तो ये हमने क्या रीज़न कि आखिर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम फेस क्यों करनी पड़ती है। जो लोग डिमांड करते हैं उन्हीं के कारण ही डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बस सारा लॉजिकल है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कर ले C + I + J + X - M। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर करेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड की। अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम आएगी तो उसका इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं आउटपुट पर, फिर हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट पर, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइस पर। ठीक है, अब देखो जो आउटपुट है देखो, अगर लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्लान्ड आउटपुट वो अपना कम, जो प्लानिंग कर रहा है उसमें वो अपनी प्रोडक्शन कम करेगा, राइट। प्लान्ड आउटपुट विल फॉल। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि अगर वो प्रोडक्शन कम करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। ठीक है, राइज इन या तो फॉल इन एम्प्लॉय, राइज इन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ना चाहते हुए भी लोगों को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। प्राइस, अगर कोई डिमांड ही नहीं है तो प्राइस फॉल हो जाएगा, ताकि कुछ लोग तो डिमांड करें कम से कम। ठीक है, ये हमारा इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड।